बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहाना साइंटिस्ट का इलाज कराएं। नंबर 2, परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइंटिस्ट या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइंटिस्ट के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहाना साइंटिस्ट यानी बुद्धि के बहाना साइंटिस्ट में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। उनके सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि इनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो तरह की गलतियां करते हैं। नंबर 1, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और 2, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें ज़रूरत होती है, परंतु तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में ज़रा भी विचार करता और उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, न ही चमत्कारी याददाश्त की ज़रूरत होती है, न ही यह ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल यह ज़रूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफ़ी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 IQ वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस व्यक्ति से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है, परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोग है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। असली पते की बात है, आलसी बुद्धि किस काम की। अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है, जो ही योग्यता का 95% हिस्सा है। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रभावशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो उसका लक्ष्य था पश्चिमी नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चक से पूछा कि आखिरकार उसने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है। इसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें यह नहीं बताता, 1 साल पहले भी नहीं, परंतु अब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों की याद करता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं हर योजना की खामियां ढूंढने में माहिर था। मैं यह बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, राह में कितनी मुश्किलें आएंगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि बिजनेस साइकिल सही हो। जो सामान हम बनाएंगे क्या उसकी बहुत मांग है, क्या स्थानीय उद्योग स्थिर और स्थायी हैं, और इसी तरह के 1001 सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता था। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए हैं, जबकि मैं वहीं का वहीं हूँ, उनकी कंपनियों का ऑडिट करता फिर रहा हूँ। कोई बिजनेस
क्यों असफल हो सकता है, इसके बारे में सोचते रहने के बजाय काश मैं यह सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी जिंदगी चक की बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसका सोचने का नज़रिया, जिसने चक की बुद्धि को गलत राह दिखाई। कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं। पिछले कई सालों से मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूँ जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है, और इसका नाम है फी बेटा काम्पा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह बहुत असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है। वह जिम्मेदारियों से घबराता है। उसने कभी शादी नहीं की। वह मानता है कि ज़्यादातर शादी का अंत तलाक में हो जाता है। उसके बहुत कम दोस्त हैं। लोगों से बातें करना इसे बोरिंग लगता है। उसने किसी तरह की जायदाद नहीं खरीदी, इस डर से कि कहीं वह अपना पैसा ना गंवा दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध कर देता है कि चीज़ें क्यों असफल होंगी। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करना चाहिए कि सफल किस तरह हुआ जाए। जैसा मैंने कहा, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नज़रिया गलत है, और इसी कारण यह प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पाया है और उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। अगर वह अपना नज़रिया बदल ले तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। उसमें अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नज़रिया। मैं एक और ऐसे ही आदमी को जानता हूँ जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए, स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, न ही स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में। इसके बजाय वह 3 तक सेना का ट्रक चलाता रहा। क्यों? क्योंकि इसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे। मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। सेना के नियम कायदों से वह चिढ़ता था। सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण है। अनुशासन को वह पसंद नहीं करता था। यह दूसरों पर लागू होता होगा, मुझ पर नहीं। यानी कि हर चीज़ के बारे में उसका नज़रिया नकारात्मक था, जिसमें वह खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में आ फंसा और अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसे आदमी का आदर कौन करता। उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा रहा और वहीं दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचारों से उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखें, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। पीएचडी की डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार जाती है। कई साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त फिल के ऑफिस में बैठा था। फिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में फिल अपनी एजेंसी के मार्केटिंग रिसर्च का निर्देशक था और इसका काम जोरदार चल रहा था। क्या फिल बहुत दिमाग वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीक का जरा भी ज्ञान नहीं था। उसे सांख्यिकी की बिल्कुल समझ नहीं थी। वह कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था, हालांकि उसके सभी मातहत कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएट थे। और फिल यह दावा भी नहीं उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर फिल में ऐसी क्या बात थी कि वे उसे साल भर में $30,000 मिलते थे, जबकि उसके मातहतों को सिर्फ $10,000 ही मिलते थे। फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वह उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में लोगों की समझ थी और इसलिए वह सचमुच जानता था कि उससे कैसे काम लिया जा सकता है, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह इन लोगों को पसंद करता था। कंपनी ने फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज़्यादा बहुमूल्य समझा जिनमें उससे ज़्यादा आईक्यू या दिमाग था, और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसके सोचने के तरीके या नज़रिए से उसे कंपनी के लिए इतना मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में दाखिल होने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही
ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं यह जानकर हैरान हुआ, इसलिए मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से इस कारण पूछा। उसने कहा, इसका कारण कम बुद्धि नहीं है। अगर उसमें पर्याप्त योग्यता नहीं होती तो हम उन्हें दाखिला ही नहीं देते। और सवाल पैसे का भी नहीं है। वो भी अपने कॉलेज की फीस के लिए काम करने को तैयार है। उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। असली कारण है नज़रिया या रवैया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कितने सारे नौजवान सिर्फ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं होते, या उन्हें अपने विषय में मज़ा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। नकारात्मक नज़रिए के कारण ही कई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों युवा एग्जीक्यूटिव हैं जिनमें पर्याप्त बुद्धि तो है, परंतु उनका रवैया नकारात्मक, चिड़चिड़ा, निराशावादी और अपमानजनक है। जैसा एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, ऐसा दुर्लभ ही है कि हम किसी युवा ऑफिसर को दिमाग या बुद्धि की कमी के कारण प्रमोशन नहीं देते। लगभग हमेशा इसका कारण होता है उसका रवैया या नज़रिया। मुझे एक बीमा कंपनी ने एक रिसर्च करने को कहा। वे यह जानना चाहते थे कि उनके चोटी के 25% एजेंट 75% बीमा करने में सफल क्यों हो रहे हैं, जबकि सबसे नीचे के 25% एजेंट कुल बीमे का सिर्फ 5% कर पाए हैं। इसका कारण क्या था? हजारों फाइलों को गौर से देखा गया। इस रिसर्च में एक बात उभर कर आई कि सबसे चोटी के और सबसे निचले बीमा एजेंटों की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं था। उनकी सफलता में अंतर का कारण इनकी शिक्षा का अंतर भी नहीं था। बेहद सफल और बहुत असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया वह था उनके रवैये या नज़रिए का। चोटी के बीमा एजेंट चिंता कम करते थे, ज़्यादा उत्साही थे, लोगों को सचमुच पसंद करते थे। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम इस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिससे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें। बुद्धि के बहाना साइंटिस्ट से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब वह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि इस मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचाना होगा। इसके बजाय यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। एक बार हेनरी फोर्ड ने शिकागो ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कारण यह था कि अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने इनसे यह सिद्ध करने को कहा। ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे, जैसे बेनेडिक्ट अर्नाल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था इत्यादि, और फोर्ड ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफ़ी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं उन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु मैं ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें वह बात मालूम थी जो हर सफल एग्जीक्यूटिव जानता है, दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है, तथ्यों के आदमी का मोल क्या है। मैंने एक के साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेजी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर एक लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी से सवाल पूछे जा रहे थे वह पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार आ रहा था। वह सभी
तरह के सवालों के जवाब दे सकता था, चाहे उसमें से कुछ सवाल कितने ही मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। जब उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया जिसका संबंध अर्जेंटीना के किसी पहाड़ से था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस आदमी को कितने डॉलर की नौकरी दूंगा? कितने की? मैंने पूछा। $300 से 1 सेंट भी नहीं, प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह भी नहीं, बल्कि जीवन भर। मैंने उसके ज्ञान की थाह ले ली है। यह विशेषज्ञ सोच नहीं सकता। यह केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वह एक इंसानी एनसाइक्लोपीडिया है और मैं समझता हूँ कि मैं $300 का एनसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद यह कीमत भी उसके लिए ज़्यादा होगी। इस आदमी को जितना पता है उसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब में मिल जाएगा। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो समस्याएं सुलझा सके, जिनके पास विचार हों, जो सपने देख सके और फिर इन सपनों को साकार कर सके। जिस आदमी में विचार हैं वह मेरे साथ पैसे कमा सकता है। जिसके पास सिर्फ तथ्य हैं वह मेरे साथ पैसे नहीं कमा पाएगा। बुद्धि के बहाना साइटिस्ट के इलाज के 3 तरीके आसान हैं। पहला, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आंकें। अपनी सेवाओं को सस्ते में ना बेचें। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर न धुलें कि आप कम हैं, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। नंबर 2, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित कर और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में ना करें। नंबर 3, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में।